हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी पीएससी विद शान। ये 12th सेशन है 5 एमसीक्यू 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के। एंड आज हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड साथ में 5 एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। हमारा आज का पहला टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक। एंड इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सी इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो चल रहा था। पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे कि रूरल रीजन में क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो चल रहा था। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, लोकल इंडस्ट्रीज थे, उनके पास प्रॉपर क्रेडिट एक्सेस फैसिलिटी नहीं थे। एंड अगर क्रेडिट एक्सेस फैसिलिटी था तो उनको क्या करना होता, उनको बैंक में जाना पड़ता। एंड ये बैंक कहाँ पर लोकेटेड थे, सिटी में लोकेटेड थे, टाउन पर लोकेटेड थे। एंड जो इकोनॉमिक कंडीशंस है राइट, उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर रहा था इन ये जो बैंक्स थे राइट, जो रूरल रीजन से बहुत दूर लोकेटेड थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या नोटिस किया, गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि रूरल रीजन का अगर इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करना है तो उनको क्या करना होगा, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना होगा, सेटअप करना होगा, पर्टिकुलरली रूरल रीजन्स के सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया। एंड नेशनलाइज्ड जो बैंक्स थे राइट, उनको क्या बोला कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो आरआरबी को स्पॉन्सर करे। एंड आरआरबी का फंक्शंस क्या था, वो पर्टिकुलरली जो रूरल रीजन्स है राइट, उनको क्या करे, बैंकिंग सपोर्ट एंड बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करे। तो ये है आरआरबी का एक बैकग्राउंड। अब हम रीजनल रूरल बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। सी ये क्या है, इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ओके, एंड ये कब सेटअप हुआ था, इट वाज सेटअप अंडर आरआरबी एक्ट 1976 राइट। ये एक एक्ट के अंडर ये सेटअप हुआ था। एंड फर्स्ट आरआरबी बैंक कौन था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, फर्स्ट आरआरबी बैंक। सी ये जो आरआरबी बैंक था, इट वाज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से वर्किंग ग्रुप या किसके रिकमेंडेशन से आरआरबी मतलब सेटअप हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये जो आरआरबी है राइट, ये पर्टिकुलरली सेंटर ही ओन नहीं करता है राइट। यहाँ पर कौन कौन है जो इसका इक्विटी शेयर है, पहला है सेंटर का कितना परसेंट शेयर है, 50%। देन कौन है, स्टेट का कितना है, 15%। एंड जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका कितना है, 35%। सो इसको जॉइंटली ओन करते हैं इन तीनों। फिर क्या है, जो रीजनल रूरल बैंक है उसको कौन रेगुलेट करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। एंड कौन सुपरवाइज करता है, नाबार्ड। फिर हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि आरआरबी को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटो क्या था। यहाँ पर कुछ पर्पस जैसे मैंने लिखा, सर्व क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शंस, फिर एग्रीकल्चरल लेबरर, ट्रेड, कॉमर्स, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था। ओके, देन क्या है, रिड्यूस रीजनल इम्बेलेंस। जैसे कुछ रीजन्स में अगर हम पहले देखते थे कि कुछ जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी था राइट, वहाँ पर लोगों को लोन्स मिल रहा था, फिर उस रीजन्स पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं था, लोगों के पास क्रेडिट नहीं था। एंड लोग क्या कर रहे थे, लोग मतलब उस रीजन्स में इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ रहा था। तो ये आरआरबी का एक पर्पस क्या था कि टू रिड्यूस रीजनल इम्बेलेंस एंड इंक्रीज रीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस। और भी बहुत पर्पस है लेकिन ये कुछ मेजर पर्पस है राइट। अब एक चीज़ है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है जो आरआरबी है राइट, इनको कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है, पर्टिकुलरली रूरल रीजियंस के जो डिमांड है उनको मीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे आप जानते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स है राइट, उनको ही क्या करना है, उनको ही लोन देना है एट ए मतलब लो इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे है हमारा एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट है, देन एजुकेशन है, देन हेल्थ है, सॉरी हाँ हेल्थ है। सो ऐसे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है राइट। तो आरआरबी का क्या है, आरआरबी का जो मतलब टोटल क्रेडिट है राइट, उनके पास जो टोटल पैसा है उनमें से 75% उनको क्या करना है, इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना होगा। ओके, टोटल 75%। एंड आप मुझे कमेंट पर बताइए कि बाकी जो बैंक्स है राइट, बाकी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का परसेंटेज कितना है। तो ये है रीजनल रूरल बैंक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसका एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू रीजनल रूरल बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स।
RRB was set up on the basis of the recommendations of Narasimhan Working Group. Yes, it's a correct statement. हमने ऊपर पढ़ा था. The equity of a regional rural bank is held by the central government, concerned state government and the sponsor bank in the proportion of 50 जो कि सेंटर का था, 15 जो स्टेट का था and 35 जो स्पॉन्सर बैंक का था. So even it's a correct statement. The RRBs are required to provide 65% of their total credit as priority sector lending. No, it's a wrong statement. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे 75% क्या होगा, आरआरबी का टोटल क्रेडिट कहाँ पर जाना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को. उनको क्या करना होगा, एग्रीकल्चर पर उनको लोन देना होगा. आई थिंक 18% है अभी. सो फिर है क्या, एमएसएमई पर है तो ऐसे करके पीएसएल पर देना होगा. सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन B, only 2 is a correct statement. Now let's move to next discussion. आज के डिस्कशन में जो हम ये मिनरल रिसोर्स को पढ़ेंगे, इनमें से हम पार्टिकुलरली आयरन ओर को पढ़ेंगे. ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम मिनरल्स का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. सी, मिनरल्स मोस्टली राइट 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. एक है मेटेलिक मिनरल्स एंड दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स वो है जो जिनके पास मेटल के कंटेन है, राइट. Metallic minerals are those which contain metals and non-metallic are those who do not contain metal. फिर हम देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया. एक है क्या, फेरस मेटेलिक मिनरल्स एंड दूसरा है नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स. यहाँ पर फेरस मतलब क्या है, जिनके पास आयरन कंटेंट है, एंड यहाँ पर डू नॉट हैव आयरन कंटेंट. एंड इनमें से कुछ एग्जांपल जैसे है आयरन ओर है, मैंगनीज है, क्रोमाइट, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा. एंड यहाँ पर है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ऑल आर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स. लेकिन अगर हम नॉन मेटेलिक को देखें, यहाँ पर है लाइमस्टोन है, नाइट्रेट, पोटाश एंड माइका एटसेट्रा, और भी बहुत है. अब हम क्या करेंगे, आयरन ओर को पर्टिकुलरली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सी, आयरन ओर एक ऐसा मेटल है, राइट. ये क्या है, आयरन जो है, राइट. आयरन एक ऐसा मेटल है जो कि वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ होता है. ओके, एंड जो आयरन है, राइट, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ आवर बेसिक इंडस्ट्री एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो आयरन ओर है, राइट, इनको 4 टाइप से डिवाइड किया गया. जैसे पहला है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट. इनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर देखेंगे इंडिया के कौन कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं. सी, हेमेटाइट जो है ये है बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर. आयरन ओर का बेस्ट क्वालिटी कौन है, हेमेटाइट. यहाँ पर क्या है, 70% मेटेलिक कंटेंट है इन आयरन ओर में. एंड ये कौन से कलर है, रेडिश और कोरल बेड कलर. यहाँ पर अब एक चीज़, ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे 80% ऑफ दिस ओर कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. 80% कहाँ पर है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है. जैसे एग्जाम्पल है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़. ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन दारवार एंड कडप्पा रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ये भी आपको याद रखना है. फिर हम देखेंगे जो मैग्नेटाइट है, राइट, इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्लैक ओर कहा जाता है. क्यों, क्योंकि इसका कलर है ब्लैकिश कलर है. एंड यहाँ पर क्या है, ये सेकंड बेस्ट आयरन ओर है आफ्टर हेमेटाइट. एंड इस पर 60% ऑफ मेटेलिक कंटेंट है. इसको मैग्नेटाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक क्वालिटी है, राइट. उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसके कारण इसको मैग्नेटाइट ओर भी कहा जाता है. फिर क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु एंड और भी बहुत जगह, लेकिन ये कुछ मेजर रीजन से. थर्ड जो हमारा है टाइप्स आयरन ओर का, लिमोनाइट. ये क्या है, इट इज़ येलोइश इन कलर. ओके, एंड इसके पास मेटेलिक कंटेंट कितना है, 40 to 60%. फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं. ये है दामोदर सीरीज इन रानीगंज कोल्ड फील्ड्स एंड गढ़वाल इन उत्तराखंड एंड कांगराबेली इन हिमाचल प्रदेश. और भी बहुत है, लेकिन ये कुछ मेजर्स से. अगर आप देख सकते हैं कि हम मतलब हेमेटाइट से जैसे उस तरफ जा रहे हैं, राइट, वहाँ पर क्या हो रहा है, मेटेलिक कंटेंट कम हो रहा है. एंड जब मेटेलिक कंटेंट कम होगा, राइट, तो उसका क्वालिटी भी क्या होगा, कम होगा. एंड लास्ट में हमारा जो है क्या, साइडराइट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयरन कार्बोनेट. एंड इसके पास क्या है, ये एक इन्फीरियर क्वालिटी का आयरन ओर है जिसके पास लेस देन 40% मेटेलिक कंटेंट है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़. सो ये है कुछ आयरन ओर के बेसिक कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 96% ऑफ आयरन ओर जो है प्रोड्यूस्ड बाय जस्ट 5 स्टेट. 96% सिर्फ 5 स्टेट ही प्रोड्यूस करते हैं. इनमें से एक है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड एंड गोवा. एंड उड़ीसा प्रोड्यूसेस ओवर 50% ऑफ आयरन ओर. ओके,
देन इंडियाज रिचेस्ट हेमिटाइट डिपॉजिट लोकेटेड इन बोराबिल कोयरा वैली। सी मैं मिनरल रिसोर्स पर एक पार्टिकुलर लेक्चर्स लाऊंगा जहाँ पर मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स को पढ़ेंगे, मिनरल बेल्ट को पढ़ेंगे, बाकी जो मिनरल रिसोर्स है उनको पढ़ेंगे, मैप पर उनको लोकेट करेंगे। अगर यहाँ पर डिस्कशन करने लगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू। With reference to iron ore of India, consider the following statement. Majority of the hematite iron ores are concentrated in the eastern part of India. Yes, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था. Limonite is also known as black ore due to blackish color. No, it's a wrong statement. क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइट को हम क्या कहते हैं? ब्लैक ओर कहते हैं. मैग्नेटाइट ores are concentrated in the southern sector. So option 3 is also correct. जैसे हमने देखा था कि कहाँ पर? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, Rajasthan, Tamil Nadu. So option 3 is also correct statement. How many of the statements given above are correct? Option B, only 2 is a correct statement. Now let's move to next discussion. So अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को. राइट, सी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या मेजर करता है कि किसी भी कंट्री के इनोवेशन इकोसिस्टम को मेजर करता है कि इस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इनोवेशन हुआ, फिर ह्यूमन कैपिटल में क्या इनोवेशन हुआ, एजुकेशन में क्या इनोवेशन हुआ, राइट, मार्केट में क्या इनोवेशन हुआ. सो मतलब ये मार्केट इकोसिस्टम्स इनोवेशन इकोसिस्टम्स को एज ए मेजर करता है कि ये इनोवेशंस कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस में क्या हेल्प कर रहा है. तो अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे तो ये कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगर हम इस बार के रैंकिंग को देखें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के जो रैंकिंग है, ओके, अगर इसको देखें तो इंडिया के रैंक क्या है? इंडिया के रैंक है 40 आउट ऑफ 132 इकोनॉमिक्स. 132 कंट्री में इंडिया का रैंक क्या है? 40. एंड फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड. एंड नेक्स्ट कौन है? स्वीडन. थर्ड कौन है? यूएसए. ये कुछ फैक्ट्स है. एंड अब हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ऑप्शन 3 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन. सी अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एंड देन हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. सेल क्या है? इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट, सेल के बारे में. दैट मीन्स ऑल लाइफ इज मेड अप ऑफ सेल. अगर हम सेल का एक प्रॉपर डेफिनेशन लें तो मतलब ये क्या हो सकता है? सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल का ऑल लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ सेल, ओके. एंड फंक्शनल कहा जो भी हमारे बॉडी पे या लिविंग बींग्स पर जो भी फंक्शंस होता है, राइट, वो कहाँ पर होता है? सेलुलर लेवल पर ही होता है. अगर हम सेल के कुछ पार्ट्स से कुछ कंपोनेंट्स हम देखें कि सेल पर क्या क्या पाए जाते हैं. फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल. सेल का जो भी फंक्शंस है ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. एंड ये डीएनए क्या है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, राइट, यहाँ पर स्टोर होता है, राइट. फिर हम देखेंगे सेल ऑर्गेनली है, राइट. क्या क्या है? गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब है. देन है क्लोरोप्लास्ट है, जैसे क्लोरोप्लास्ट नहीं, सॉरी, साइटोप्लाज्म. ये क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, ओके. एंड इन फ्लूइड मैट्रिक्स पर क्या करता है? सेल ऑर्गेनली फ्लोट करता है. तो ये है कुछ सेल के बारे में. अब हम देखते हैं कि सी सेल के टू मेजर टाइप, जैसे एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल. सी प्रोकैरियोटिक सेल पर क्या है? ये है, इस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, ओके. एंड इन यूकैरियोटिक में क्या होता है? जो भी सेल ऑर्गेनली है, राइट, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. इनके बाहर क्या है? एक मेम्ब्रेन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें, ये जो सेल ऑर्गेनली है जिनके पास मेम्ब्रेन है, ये प्रोकैरियोटिक में क्या है? एब्सेंट है. तो अगर हम यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर हम जो भी सेल ऑर्गेनली है उनको एक बार देखते हैं. फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल. देन न्यूक्लियोलस ये रहा. देन है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस. देन है क्या? साइटोप्लाज्म्स, जैसे हमने कहा था, फ्लूइड मैट्रिक्स जो है. फिर है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं. अगर आप मैं यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए को लेके एक प्रॉपर लेक्चर्स लाऊंगा जहाँ पर मैं कहूँगा कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं. डीएनए से आरएनए बनता है, राइट. पहले क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, देन
आरएनए से बनता है प्रोटीन ट्रांसलेशन, ओके, एंड ये प्रोटीन कहाँ पर बनता है, ये बनता है राइबोसोम में। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। एंड ये राइबोसोम्स जो सेल ऑर्गेनली इसका क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है, एंड सो ये प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को एक बार डिस्कशन करते हैं। सी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, दोनों में क्या है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए। लेकिन यहाँ पर अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें, ये मोस्टली बॉक्सी और स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगुलर भी हम कह सकते हैं, लेकिन इट कुड बी ऑफ एनी शेप, ये सर्कुलर भी हो सकता है, राइट, इरेगुलर शेप भी हो सकता है। ये प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वैक्यूल है, राइट, ये क्या है, ये स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पर लार्ज है प्लांट सेल में, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्मॉल। फिर जो क्लोरोप्लास्ट है, राइट, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस पर हेल्प करता है, जैसे हमने एनसीईआरटी में पहले पढ़ा था स्कूल में। यहाँ पर क्या है, नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एनिमल सेल में कोई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ नहीं है। ओके, देन हम क्या करेंगे, हम एक बार स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ऐसी ये देख सकते हैं क्या, ये है प्लांट सेल, जैसे कहा था स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, एंड ये क्या है, एनी शेप, मतलब इरेगुलर शेप है, सर्कुलर शेप भी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। With reference to plant and animal cells, consider the following statement. Option 1, animal cells do not have cell wall or chloroplasts, but plant cells do. Yes, it's a correct statement. Plant and animal cells are both eukaryotic cell. Yes, even a correct statement. फिर क्या है, animal and plant cells both are mostly round and irregular shape. No, it's a wrong statement. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल रेक्टेंगुलर है, मोस्टली स्क्वायर है, लेकिन एनिमल सेल इरेगुलर शेप के हैं। एंड यहाँ पर क्या का, बोथ आर इरेगुलर एंड राउंड। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? ऑप्शन बी, ओनली 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट डिस्कशन। Which of the following features in the Indian constitutions are borrowed from British Constitution? ये 4 ऐसी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को हम बहुत तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो आज मैं ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस को एक बार याद करते हैं कि हम कैसे स्टोरी के फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। सी जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश जब हमारे यहाँ थे, रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या बनाया था, पार्लियामेंट बनाया था। सो यहाँ से आप ये रिमेंबर कर सकते हैं कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कहाँ से लाए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड जहाँ पर पार्लियामेंट होगा वहाँ पर क्या होगा, रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ भी कहाँ से आया, आई मीन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। फिर जहाँ पर पार्लियामेंट होगा, राइट, वहाँ पर बाइकैमरल भी होगा, दैट मीन्स लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। तो ये बाइकैमरलाइजेशन भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। फिर अगर बाइकैमरलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, लोकसभा में एमपी होते हैं, राइट। तो जहाँ पर एमपी होंगे तो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस भी रहेगा उन एमपीज़ के लिए। सो पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस भी हम कहाँ से लाते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड जहाँ पर पार्लियामेंट होगा, जैसे हमने पढ़ा था, वहाँ पर लेजिस्लेचर भी होगा। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी हम कहाँ से लाते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस में लाते हैं। एंड ऑफकोर्स जहाँ पर पार्लियामेंट होगा वहाँ पर सरकार होगा, एंड जहाँ पर सरकार होगा वहाँ पर कैबिनेट भी होगा। तो हम कैबिनेट सिस्टम्स कहाँ से लाते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कैबिनेट सिस्टम्स भी लाते हैं। सो जब नया सरकार बना, नया कैबिनेट बना, तो उनका फर्स्ट डिसीजन क्या था कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए। ओके, तो यहाँ से अब याद रख सकते कि सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। लास्ट जो एक है क्या, प्रेरोगेटिव राइट्स, ये बस आपको मेमोराइज करना है कि प्रेरोगेटिव राइट्स। अब हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। रूल ऑप्शन 1, रूल ऑफ लॉ, यस, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, नो। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, नो। प्रेरोगेटिव राइट्स, यस। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन बी, ओनली 3। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।